हेलो गाइस। आज फिर से हम लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो आप लोगों के लिए, जो कि मिनी प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल हो सकती है। मिनी प्रोजेक्ट जो लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अपीयर्ड हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट हेल्पफुल हो सकता है। और ये प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग के बेस पर, कॉन्सेप्ट पिक के बेस पर है, जिसमें हम लोग पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और प्लेटफॉर्म गूगल कोलैब भी यूज़ करना चाहेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में गूगल कोलैब के सेटअप के बारे में एक्सप्लेन किया है। यदि आप लोगों को गूगल कोलैब के सेटअप से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो को देख सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि गूगल कोलैब का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बिना अपना समय वेस्ट किए हुए चलना चाहेंगे प्रोजेक्ट की तरफ कि प्रोजेक्ट में कैसे करना है और क्या क्या करना है। हमने पहले से प्रोजेक्ट को डन कर रखा है, बस आप लोगों को सिंपली एक्सप्लेन करना है हमें। और आप लोग वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं लाइन टू लाइन, और अगर आप लोग हमारे साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ से देख के। तो आइए अब हम लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पे आकर के जस्ट टाइटल में आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आप देना चाहें, मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट और एनीथिंग। और ये सिंपली फर्स्ट लाइन होती है हमारी कि हम पाइथन वर्जन को इंस्टॉल कैसे करेंगे जो कि हमारे गूगल कोलैब के लिए रन कर सके। तो पहला लाइन यही होगा कि हम पिप इंस्टॉल का यूज़ करेंगे, ये हमारे पाइथन इंस्टॉलेशन वर्जन को फिट करता है। फिर इस कोड के रन हो जाने के बाद हमारा दूसरा काम ये होता है कि जो हमने पाइथन का कंपाइलर यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं उसका वर्जन कौन सा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पाइथन वर्जन के नाम से हम लोग कोड को लिखेंगे और चेक करेंगे। तो जैसा यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है 3.0.4, जो कि यंगेस्ट वर्जन है इस टाइम का, जो भी लॉन्च वर्जन है पाइथन का, इस टाइम का सबसे अच्छा और बेहतर वर्जन यही है, इसलिए हम लोगों को ये वाला मिला है 3.0.4। उसके आगे हम लोग करना चाहेंगे दूसरा काम कि जो भी हम लोग डेटा सेट्स लेना चाह रहे हैं उसमें इंडेक्सिंग मीन्स कि इंडेक्स क्या क्या है। तो उसके लिए हम इंपोर्ट कराना चाहेंगे अपने डेटा सेट्स को। तो डेटा सेट्स को लेने के लिए हम लोगों ने ये वाला कोड लिखा, और जैसे ही इसका हमें इंडेक्स पता चल गया, इंडेक्स के बाद अगर आप चाहें तो डेटा सेट्स का हेड और टेल दोनों ही अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट करा करके हेड पॉइंट और टेल पॉइंट भी पता कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पर अपना डेटा सेट लिया, इसका इंडेक्स, इसके इंडेक्सिंग में अब हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो होगा क्लासिफिकेशन, दूसरा होगा क्लस्टरिंग, तीसरा होगा आपका आई थिंक क्लासिफिकेशन रेग्रेशन। तो हम लोग जो यहाँ पर लेना चाहेंगे बोस्टन डेटा सेट्स को ले रहे हैं। तो बोस्टन डेटा सेट्स इन्हीं में से किसी रैंडमली में से लिया गया है, आप भी चाहें तो किसी को भी ले सकते हैं, बाइक या फिर बोस्टन ये रहा। तो जो भी आपको डायमंड वगैरह अच्छा लगे या जिसमें भी आपका मन करे वो लें, लेकिन उसी के अकॉर्डिंगली सारा कुछ डेटा सेट्स चेंज भी होता जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर प्रोजेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोस्टन लिया है जो कि लाइन नंबर 46 में है, हमने बता भी रखा है। और इस पर हमें करना क्या है, ये हमारे रेग्रेशन पॉइंट आउट से है। तो इस पर हम जस्ट पहले तो इसको हमने सेलेक्ट किया, इस लाइन में हमने ये बताया। तो जैसे ही सेलेक्ट किया तो जो भी बोस्टन डेटा सेट्स का जो भी बोस्टन डेटा सेट का था उस पर हमने गेट ऑपरेशन अप्लाई किया, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके जस्ट अगली लाइन में हम कर क्या सकते हैं कि जो हमने बोस्टन डेटा सेट्स लिया है उस पर हम रेग्रेशन अप्लाई करना चाहेंगे। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे टारगेट के बाद एक हम साइलेंट वैल्यू भी ले सकते हैं, साइलेंट इज इक्वल टू 0 या फिर 1 2 3 और एनीथिंग जो भी मन करे। लेकिन यदि हम यहाँ पे साइलेंट वैल्यू लेंगे तो हमारे पाइथन वर्जन के अकॉर्डिंगली 3.0.4 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अभी साइलेंट को हटा करके रखेंगे इस कोड के लिए। और अभी फिर से रन कराते हैं तो कुछ दिक्कत आ रही है हमारे कोड में। यहाँ पे ये चीज़ हमारा ये बंद नहीं है। अब देखो ब्रैकेट बंद है तो अब चल जाएगा इसलिए। हाँ ये रहा। तो जब भी अगर हमने अप्लाई किया जैसे ही रेग्रेशन मॉडल को इस अपने बोस्टन डेटा सेट्स पर, अगर ये हमारा प्रोसेस जो भी है अगर वो वैल्यू ट्रू देता है तो इसका मतलब है कि अगेंस्ट हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस वैल्यू अगर ये फॉल्स देता तो इसके बाद ये सारी भी चीज़ें या वैल्यूज अलग होती ऑब्वियसली, जो कि हमारे बोस्टन डेटा सेट से मैच या टैली ना करती। तो फॉल्स वैल्यू पे हम आगे को ऑपरेशन कुछ भी अप्लाई करते तो इनवैलिड आंसर आता या फिर एरर निकाल सकता था। उसके जस्ट बाद हम लोग एक कंपेयर मॉडल का यूज़ करेंगे। कंपेयर तभी किया जाता है जब कोई एक या एक से ज़्यादा मॉडल्स हों। तो यहाँ पे रेग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, 2-3-4 अलग अलग चीज़ें हैं जिसके लिए हम कंपेयर कर सकते हैं आगे चल के। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कंपेयर मॉडल का यूज़ किया। तो आप लोगों में भी अगर नेटवर्क तेज है तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। हमारा नेटवर्क पुअर कनेक्शन है तो थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। आप लोग भी जब रन कराएंगे तो आप लोगों में ये जो प्रोसेसिंग है ये परसेंटेज में हो सकता है, ये जल्दी हो सकती है, ये कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप लोग इसको रन होने दें। रन होने के बाद तक या पहले उससे अगर आपका मन करे तो आगे के कोड को आप देख सकते हैं और इजीली रन कर सकते हैं। और जैसे ही ये 100% हो जाए तो फिर इस वाले पे एग्जीक्यूशन कंप्लीशन मीन्स ग्रेट टिक मार्क हो जाएगा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अगला कोड जो होगा वो हमारा इंपोर्ट कर रहे होंगे। एक फिर से हम लोग क्या करेंगे कि बोस्टन डेटा पे ही कंपेयर मॉडल का यूज़ करेंगे, रेग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करा करके अपने इसी वाले डेटा सेट्स के ऊपर। और जब हमने ये कराया कि रेग्रेशन मॉडल अप्लाई करते ही बोस्टन डेटा पे कंपेयर मॉडल से यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि ये आपस में कंपेयर करता है और ये रहा ना वैल्यू, शेप, हेड, टेल्स, इन सब सारी चीज़ों की वैल्यूज देता है। और अगर प्रोसेसेस में की वैल्यू अगर हमारे में ट्रू आती है देन हम आगे को बढ़ाएंगे, अदरवाइज यहीं पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और हमें अपने कोड पे दोबारा से ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके आगे फिर से हमने वही चीज़ लिख रखा है कि वही सारा कुछ हमने लिख रखा है। यदि आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को केवल और केवल यही चीज़ देखने को मिलेगा कि जो हमने इसके पहले कोड किया, एक मिनट जस्ट वेट गाइस। हाँ तो यहाँ पे जो हमने लिया था वो बोस्टन डेटा पे हमने काम किया था। और जो अब हम आगे को लेना चाहेंगे कि जो हम रेग्रेशन मॉडल को अप्लाई करेंगे और उसी डेटा सेट्स पर उस पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बोस्टन न लेकर के हम लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं। इंश्योरेंस क्या था कि बोस्टन डेटा सेट्स के बाद वाला वैल्यू था और ये भी रेग्रेशन मॉडल के ही अंदर था। तो अब हम इंश्योरेंस और बोस्टन डेटा सेट्स के दोनों के बीच में आपस में कंपेयर मॉडल का यूज करते हुए कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में। सॉरी, अब आपस में मॉडल दोनों कंपेयर किए। कंपेयर क्यों करते हैं उससे मुझे पता चलता है कि दोनों मॉडल सक्सेसिव चल रहे हैं, प्रोसेस में हैं या नहीं। और अगर दोनों मॉडल प्रोसेस में हैं तो फिर हम लोग आपस दोनों या फिर और भी ज़्यादा मॉडल्स को लेकर के कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों तीनों के बीच में से कौन सा सुपरेस्ट मॉडल है। ओके, तो उसके आगे का हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी डेटा सेट्स है हमारा बोस्टन के नाम से, हम लोग उस पर करना चाहेंगे कि एक फाइल क्रिएट करना चाहेंगे कि जो भी बोस्टन डेटा सेट्स के अंदर वैल्यूज थी वही वैल्यू को एक डेटा सेट्स क्रिएट करेंगे एज अ फाइल। और वो फाइल जैसे ही क्रिएट हो जाएगी फिर उस फाइल को हम लोग डाउनलोड करेंगे। और हमें जब भी गूगल कोलैब में यूज़ करना होता है तो .csv इसका एक्सटेंशन है। किसी भी फाइल को
अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए जो भी आपको करना है फाइल से रिलेटेड ऑपरेशन गूगल कोलैब में, तो हमें एक्सटेंशन हमेशा .csv का यूज़ करना पड़ेगा। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कमांड कि बोस्टन डेटा सेट्स को भी जो भी है उसके बाद CSV, उसके बाद इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। अगर यहाँ पे हम वैल्यू को ट्रू लेंगे तो ये हमारी फाइल डाउनलोड नहीं होगी। आप लोगों के सामने देखें कि बोस्टन डेटा सेट्स 2 के नाम से डाउनलोड हो गई। मेरे में पहले से 1 वर्जन रहा होगा, इसलिए है कि ऑब्वियसली 2 आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब गूगल कोलैब में ही हम उसी फाइल को इंपोर्ट कराना चाहेंगे जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है बोस्टन डेटा सेट्स के नाम से। अब इस फाइल पे आएंगे चूज फाइल के नाम से, और उसके जस्ट बाद डाउनलोड सेक्शन में गया होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे रहा बोस्टन डेटा सेट्स 2 के नाम से। इस फाइल को ओपन करेंगे सिंपली, और जस्ट वेट जब तक कि ये इंपोर्ट ना हो जाए फाइल। हाँ, ये ग्रीन टिक मार्क हो गया, मीन्स ये फाइल इंपोर्ट हो गई और सेलेक्ट भी होगी। इसके बाद हम लोग पांडास का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हाँ इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 लिख देना चाहिए, क्योंकि हमारी फाइल का नाम बोस्टन डेटा सेट्स 1 नहीं है, बोस्टन डेटा सेट्स 2 है, इसलिए 2 यूज़ करेंगे। अब देखिए सिंपली चल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि जब हमारी फाइल, पहले हमने फाइल का डेटा सेट्स बनाया, फिर डेटा सेट्स को हमने अपने पीसी में इंस्टॉल किया, और अपने पीसी से फिर हमने गूगल कोलैब में डाउनलोड करके वर्जन को एज अ पांडास हमने इंपोर्ट करा दिया। उसके बाद क्या काम होते हैं, उसके बाद ये है हमारा काम कि अब जो हमने ये फाइल हमने दिया, इस पर हमने रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे किससे करना है कि एक तो ये वाला हमने जो भी फाइल डाली बोस्टन डेटा सेट्स के नाम से ये, और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा कि जो हमने लाइसेंस के नाम से लिया था रिग्रेशन वैल्यू के ही अंदर, उस वाले डेटा सेट्स के बीच में आपस में कंपेयर मॉडल का यूज करके कंपेयर कराएंगे। अगर ये वैल्यू प्रोसेसिंग में 2 आती है, ट्रू अगर आए तो हमें वैल्यू को अगेंस्ट फॉलो करना है किसी भी प्रोसेसर को, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप करके फिर से दोबारा अपने कोड पे ध्यान देंगे। कुछ ना कुछ दिक्कत होगी जिसकी वजह से वैल्यू को फॉल्स दे रहा होगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि रिग्रेशन मॉडल को ही अप्लाई करना है, जो कि अब हम आगे लाइसेंस या फिर किसी दूसरे रिग्रेशन वैल्यू के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। उसके लिए भी हमें एक बार फिर से अपने रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ये चीज़ ध्यान रखें कि जितनी बार भी जब भी कोई भी मॉडल अप्लाई करने हैं तो उतनी बार हम लोग किसी भी मॉडल को, या वो रिग्रेशन हो, क्लस्टरिंग हो, क्लासिफिकेशन हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमें हमेशा इंपोर्ट फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। एक ही फाइल से आप कई भी मॉडल्स को इंपोर्ट नहीं माना जाता है। जब भी हमें कुछ भी नया इंपोर्ट चीज़ें करानी है तो उसके लिए हमें हर स्टेप बाय स्टेप के पहले ही बताना पड़ेगा कि अब हमें ये चीज़ इंपोर्ट कराना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और इस काम के लिए। तो फिर दूसरा होगा हमारे लिए कि हम लोग अप्लाई करना चाहेंगे रिग्रेशन मॉडल को, और मॉडल जो परफॉर्म करेंगे वो होगा नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक क्या होती है आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन फॉर एनी रिग्रेशन मॉडल, देन आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है एक्चुअली। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन के यूज़ करने के बाद आपस में कंपेयर करेंगे। अगर ये नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू और प्रोसेसिंग की वैल्यू ट्रू आती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। अगर यहीं पे वैल्यू दोनों में से कोई भी एक भी फॉल्स आती है तो इसका मतलब है कि कुछ हमारे प्रोजेक्ट में मिस्टेक है। ये काम हो जाने के बाद दूसरा होगा कि हमें फीचर सिलेक्शन भी करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जैसे लाइसेंस और बोस्टन डेटा सेट्स के बीच में ढेर सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मेरा नाम है अंशु, अंशु के बाद तिवारी आता है, तिवारी के बाद आता है कॉलेज नेम, कॉलेज नेम में आता है कि ये कॉलेज कहाँ पे स्टेबलाइज्ड है। तो उतने फीचर के बीच में से
हमें किस फीचर को सेलेक्ट करना है और जो सभी हमने फीचर सेलेक्ट किया उस फीचर में हमें अब क्या भी कंपेयर कराना है वो चीज़। तो यहाँ पे हम फीचर सिलेक्शन पे ध्यान देंगे और फीचर सेलेक्ट जैसे ही होता है उसके बाद हम लोग आपस में कंपेयर मॉडल का यूज़ करेंगे जो कि कंपेयर करेगा पर्टिकुलर फीचर्स के बीच में। पहले तो हमने दो मॉडल सेलेक्ट किया था केवल रैंडमली, एक तो था बोस्टन मॉडल और दूसरा था लाइसेंस मॉडल, और दोनों ही रेग्रेशन के पॉइंट आउट से लाई करते थे। और फिर दूसरा हुआ कि अब उन दोनों के बीच में पर्टिकुलर सेलेक्टेड मॉडल पे ही अब हम लोग कंपेयर मॉडल का यूज़ करेंगे। जस्ट सिंपल। तो ये हो रहा है प्रोसेसिंग। अगर आपका नहीं होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। और जल्द से जल्द हमारे चैनल पर इसी प्रोजेक्ट के लिए इंग्लिश में भी वीडियो आ जाएगी जिससे कि आपको इजीली अंडरस्टैंड आप लोग कर पाएँ। ये हो चुका मॉडल। और इसके बाद हम लोग थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.05 लें, या फिर यदि आप चाहते हैं वैल्यू को ज़्यादा बड़ी तो आप ले सकते हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। ज़रा मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जस्ट वेट। तो ये देख सकते हैं कि मॉडल आपका यदि आप थ्रेशोल्ड वैल्यू को कम लेते हैं ज़्यादा लेते हैं फिर भी आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। प्रोजेक्ट चलने में एग्जीक्यूशन होने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस ये है कि आपका आंसर कुछ अलग हो सकता है हमसे। तो यहाँ पे जस्ट हम तो 0.05 ही लेके चलेंगे सो दैट कि हमारा मॉडल एक परफेक्ट मॉडल दे सके। तो लास्ट में बाय द एंड हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि इन दोनों मॉडलों के बीच में हम लोग इस चीज़ पे प्लॉट एक ग्राफ करेंगे जो कि हमारे मशीन लर्निंग का रिजल्टेंट होगा। और हम लोग एक ग्राफ नहीं कई पर्टिकुलर फीचर्स के लिए भी प्लॉट करेंगे ग्राफ कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या हो सकता है, तो कौन सा मॉडल है, अगर ऐसा है तो कौन सा मॉडल ज़्यादा परफेक्ट है, कौन सा गड़बड़ है। तो लास्ट में आप लोग लास्ट तक बने रहें और आपको लास्ट तक में ये चीज़ देखने को मिलेगा और बहुत ही कम समय में आप लोगों को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। और उसके बाद जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड मॉडल को अप्लाई किया उसके बाद आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या करता है कि जो हमारा बोस्टन डेटा सेट्स था वो चीज़ फाइल को ट्रांसफ़र कर सकती है दूसरे वाले जो लाइसेंस डेटा सेट्स है, और जब ट्रांसफ़र करेगी तभी आपस में पता चलेगा कि जब हम जैसे हमारे पास वैल्यू है 2 और एक दूसरा बंदा है उसके पास वैल्यू है -4, जब हम अपना डेटा सेट से 2 को -4 के साथ शेयर करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि दोनों को मिल करके कंपेयर करने पे आपस में वैल्यू आउटपुट फाइनली क्या मिल रहा है, -2। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में भी है कि अभी तो हम लोग ये अगर ध्यान से आप देखें तो ये है ना YEO जोहानसन, ये एक मशीन लर्निंग का एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। इसी के जैसा 3 4 5 और भी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल होते हैं जो अभी हम लोग यूज़ करेंगे। डोंट वरी, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यदि वैल्यू ट्रू दे तो इसका मतलब समझ जाइएगा आप कि आप जो भी मॉडल कर रहे हैं या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं वो सही चल रहा है। इसके आगे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम देखना चाहेंगे PCA मेथड। PCA मेथड भी एक मशीन लर्निंग का मेथड है जिसको कि फुल फॉर्म आप देख सकते हैं गूगल करके। और ये वाला भी PCA को भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बोस्टन डेटा सेट्स पे। और जब भी हम लोग कोई सा भी कुछ भी मेथड अपना अप्लाई करेंगे उसके जस्ट बाद कंपेयर मॉडल का जरूर यूज़ करेंगे, तभी हम लोगों को ये बात समझ में आएगी कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रोसेसेस और PCA दोनों जो भी हमने प्रोसेस तो पहले ये बताता है कि हाँ ये एग्जीक्यूशन मोड में है या नहीं, और यहाँ पे हम लोग PCA मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए PCA का भी वैल्यू जो है ट्रू आना ज़रूरी है।
अगर ये वैल्यू दोनों सही आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा कुछ टाइम के बाद। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मलाइजेशन था और जो हमारा आउटलायर रिमूवल है, दोनों को यदि आपस में कंबाइंड करें तो क्या होगा। तो जो आउटलायर्स थ्रेशोल्ड मेथड होता है जो कि हमने 0.05 लिया है, यदि आप 0.01 या 0.1 या जो भी आपने इसके पहले लिया था थ्रेशोल्ड मॉडल, जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने जा रहे थे, तो वही चीज़ वही वाली वैल्यू सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग रिमूवल वैल्यू प्लस नॉर्मलाइजेशन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर रहे हैं और उसके बाद कंपेयर मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर करिएगा, अदरवाइज आप में कुछ मिस्टेक भी आ सकता है। तो यहाँ पे प्रोसेस तो हमारा ट्रू आ रहा है, इसका मतलब है कि सही जा रहे हैं हम। और यहाँ पे आउटलायर रिमूवल में भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है। और नॉर्मलाइज में भी सही है, तो ट्रू है, तो इसका मतलब कि एग्जीक्यूट कर जाएगा ऑब्वियसली। आगे आता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है और रिमूवल है और नॉर्मलाइजेशन है, तीनों की वैल्यू को यदि एक साथ कंपेयर किया जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है और जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है और जो आउटलायर थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो हमने पहले ही इनिशियल में डिक्लेयर किया था, तीनों वैल्यू वही सेम टू सेम यहाँ पे भी लेनी है हमें जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। यही चीज लेकर के और तीनों को आपस में कंबाइंड करेंगे और एक हम कंपेयर मॉडल का यूज करेंगे। और ये तीनों वैल्यू ये ट्रू आनी चाहिए और हमारा प्रोसेस अगर ट्रू है, काम कर रहा है बराबर, तो हम इस स्टेप से आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही अभी ये 63% है, जब ये 100% हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक समथिंग नेटवर्क इशू, आई थिंक पॉसिबल। Okay guys, no issue. It will be take some time, just wait, don't worry, रन हो जाएगा। जब अगर ये तीनों वैल्यू भी ट्रू दे रही हैं तो वो कितना भी परसेंट हो या कितना भी स्लो क्यों ना प्रोसेसिंग में हो, लेकिन हो जरूर जाएगा। तो उसको होने दो, छोड़ दो, और हम लोग आगे देखते हैं कि रैंडमाइजेशन टेक्निक अब इसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे। तो रैंडमाइजेशन टेक्निक के लिए हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा पाइथन का इंपोर्ट वर्जन, जो भी हमने इंपोर्ट जो भी फाइलें यूज़ कराई थी, जैसे रेग्रेशन कराया था हमने, डेटा सेट्स को इंपोर्ट कराया था, वो सारी बात तो लिखने के बाद हमें लिखना ये होता है कि हम कौन सा डेटा सेट्स ले रहे हैं, मीन्स किस पे काम कर रहे हैं। तो वो हमारा है बोस्टन डेटा सेट्स, वो चीज़ हम लिखेंगे और उसके बाद हम जस्ट एज अ सेटअप लेते हैं और टारगेट वैल्यू को डिसाइड करते हैं। और उसके बाद रेंडमाइजेशन के लिए हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं आरएफ वैल्यू, आरएफ मेथड यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं रेंडमाइजेशन को। तो रेंडमाइजेशन टेक्निक क्या करती है कि किसी भी जैसे 3 मॉडल हमने लिया तो आंसर्स कुछ अलग अलग रहे होंगे तीनों के, फिर तीनों को हमने ऐड कराया तो उन आंसर से तीनों अलग अलग में से रेंडमाइजेशन विच वन मॉडल कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए, वो चीज़ ये रेंडमाइजेशन का काम करता है, किसी भी पर्टिकुलर को उठाने का काम। तो प्रोसेसिंग में ट्रू आ रही है वैल्यू, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली है कि काम कर जाएगा। और उसके बाद हम लोग करते क्या है कि एक न्यू डेटा सेट्स के नाम से बनाएंगे। जो हमारा बोस्टन डेटा सेट्स था वो कंप्लीटली रन कर चुका है, तो एक नए डेटा सेट्स के अंदर हम अपने जो भी अपनी पुरानी वैल्यू अभी तक रन होकर के मिली है, इसको हम गेट वैल्यू के अंदर इंपोर्ट करा देंगे। तो एक हमें न्यू डेटा सेट्स के नाम से एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी बोस्टन डेटा सेट्स की ये वैल्यू। फिर इस पे हम प्रेडिक्शन अप्लाई करेंगे। प्रेडिक्शन जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं ये रैंडमाइजेशन मॉडल पे ही अप्लाई कर रहे हैं। ये सिंपली जस्ट रन हो गया है। इसके बाद हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें रिजल्ट शो कराना है एज अ प्रोजेक्ट। तो हम लोग किसी लाइन या
अपनी थ्योरी थीसिस के जैसा तो लिख नहीं सकते, हमें दिखाना क्या पड़ता है प्लॉट ग्राफ करके कि ये रेशियो है, इतना अच्छा ये मॉडल काम कर रहा है और इतना अच्छा ये। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपना एक मॉडल मॉडल को ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहेंगे। तो उसके लिए हमने क्या क्या किया कि प्लॉट ग्राफ किया, और प्लॉट जितने भी ये पीएलटी करके लिखे हुए हैं, इन सब सारे का मतलब ये होता है कि प्लॉट द ग्राफ। तो एक में क्या है स्कैटर है, फिर एक में क्या है एक्स लेबल है, फिर वाई लेबल है, फिर टाइटल है, फिर मतलब जो भी दिख रहा है वो सारे मॉडल्स हैं अलग अलग। फिर लास्ट में आता है ना कि प्लॉट डॉट शो, फिर ब्रैकेट जो भी लगा है, इसका मतलब ये है कि प्लॉट करें हमें एक ग्राफ जो कि हमें अब शो करा दें। तो ये रहा आंसर जो कि आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअल वैल्यू क्या है और प्रेडिक्शन वैल्यू क्या है। एक्चुअल और प्रेडिक्शन दोनों के बीच में एक नॉर्मल सी वैल्यू आपको देखने को मिल गई। ये 300 में क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अच्छा समझ में नहीं आ रहा था, तो हम वैल्यू को अपना कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग अवर कंफर्टेबल। और यहाँ पे देखने में अच्छा लग रहा है, 300 ही रहने दो फिर तो। फिर उसके बाद गूगल कोलैब के अंदर ये जो अभी अभी हमने देखा, इसी चीज़ को अब हम लोग डाउनलोड करेंगे एज ए किसी भी फाइल के अंदर, जिससे कि ये जो हमारा स्कैटर्ड प्लॉट है जो भी ग्राफ, ये चीज़ रिजल्ट को हम किसी को जहाँ भी अपना प्रोजेक्ट में लगाना है वहाँ पे हम अपना ये इस ग्राफ को लगा सकें। उसके बाद आता है नया एक चीज़ है कि नए प्रेडिक्शन को अप्लाई करेंगे। इंडेक्स वैल्यू हमेशा फॉल्स रखनी पड़ती है हमें, तो ये भी एक नया प्रेडिक्शन है उसी मॉडल के बेस पर। इसके लिए भी एक ग्राफ ही है जो कि हमारे में डाउनलोड हो गया। तीसरा काम क्या है कि हम लोग जो रैंडमाइजेशन मॉडल अप्लाई किया था उसको सेव करने का काम करेंगे, और इसी गूगल कोलैब के ही अंदर। फिर अगला काम क्या होगा हमारा कि जो अभी हमने सेव किया, अब इसी मॉडल को अपने पीसी के अंदर डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए क्या होता है फाइल डॉट डाउनलोड, फिर उसके आगे जो भी हमने अप्लाई किया था रैंडमाइजेशन के लिए आरएफ मॉडल, फाइल डॉट पीकेएल फाइल एक्सटेंशन बस है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो अभी हमने रैंडमाइजेशन वाला अपना मॉडल की फाइल को डाउनलोड किया है, इसी मॉडल को यहाँ पर आकर के हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए जैसे ही आपकी फाइल इंपोर्ट होगी और डाउनलोड सक्सेस 100% हो जाएगी ये वैल्यू, जैसे ही डन होगी तो फिर अगला काम आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगला काम अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है क्योंकि जो हमें ग्राफ क्रिएट करना था वो हो ही गया है ऑलमोस्ट, सो डोंट पैनिक। इसको आप लोग होने दो, जब तक नहीं होता है तब तक हम अगला काम देखते हैं। अगला काम हमारा यही है कि हम लोड कराएंगे इसी मॉडल को जो अभी हमने इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कराया था। अपनी फाइल को अभी जो हमने चूज किया है, जो अभी ये 70-75% हो गया, इसी फाइल को लोड कराएंगे इसी रैंडमाइजेशन वाले मॉडल के अंदर। जैसे ही अब जब तक ये नहीं होता है कम्प्लीटली, तैसे ही इसका भी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो वेट करेंगे जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। हाँ, तो ये 100% डन हो गया। तो इसके बाद ये भी फाइल लोड हो गई है जैसे ही। अब इस फाइल के अंदर लिखा क्या क्या हुआ है ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, आपको कुछ भी फिलहाल समझ में आएगा नहीं। बस ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा सेट्स है। अब हमने लोड भी करा दिया। फिर हमें क्या करना है कि जो न्यू प्रेडिक्शन मॉडल है उस मॉडल को हम लोग देखेंगे कि उस मॉडल के अंदर अब नई वैल्यू कौन सी आई। तो यहाँ से हम लोग बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि इंडेक्स में क्या आ रहा है, क्रीम में क्या आ रही है, इसमें क्या आ रहा है। ढेर सारे डेटा सेट दे रखे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नए डेटा सेट्स के अंदर। फिर रैंडमाइजेशन मॉडल को एक क्रिएट करेंगे नया, जो कि जल्दी क्रिएट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और उसके बाद फिर जो भी हमने नया मॉडल क्रिएट किया रैंडमाइजेशन मॉडल,
अब उसके लिए भी एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जो कि आप लोगों का मॉडल क्रिएट हो गया कि ये क्या करता है कि प्रेडिक्शन एरर फॉर रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन। रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन का मतलब ये होता है कि ये एक मेथड है जिसमें कि आप एक आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आर स्क्वायर मीन्स ये वैल्यू को ये बताएगा कि जो हमारी एक नॉर्मलाइजेशन की लाइन है इससे हमारे कितने पॉइंट आउट अबव साइड ऑफ द, मतलब कि ऊपर कितने हैं पॉइंट्स और कितने नीचे हैं हमारे नॉर्मलाइजेशन वाली लाइन से, कितने मीन्स मॉडल के फिट आ रहे हैं, कितने उससे एबव आ रहे हैं, कितने डाउनवर्ड आ रहे हैं। ये चीज़ एक नॉर्मलाइजेशन लाइन के थ्रू देखा जा सकता है इस आर स्क्वायर की वैल्यू से। फिर अगला प्लॉट करेंगे मॉडल, जो कि प्लॉट लर्निंग मॉडल होगा। इस मॉडल या फिर इस प्लॉट के अंदर ये चीज़ अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी कि मॉडल हमारा लर्न कैसे कर रहा है। तो जस्ट वेट अ कपल ऑफ टाइम, और जैसे ही आपको ये मॉडल दिखता है उसके बाद अब हम लोग जस्ट फिनिश होने वाला है। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, जैसे ही मॉडल आ जा रहे हैं। वीसी मॉडल भी है कि ये वीसी मॉडल भी कंपेयर ही बताता है दोनों तीनों मॉडल के बीच में। तो ये रहा हम लोगों का मॉडल। ये रहा लर्निंग मॉडल का ग्राफ, जो कि कर्व और रैंडम फॉरेस्ट लर्निंग कर्व और रैंडम फॉरेस्ट प्रेग्रेशन के ऊपर ही रहता है। तो इस लाइन में ये चीज़ दिखाता है कि ये इतना ये स्ट्रेट है, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये स्कोर वर्सेस स्कोर वैलिडेशन स्कोर्स के बीच में, या फिर कह लें कि आप ट्रेनिंग इंस्टेंसेस के बीच में डिफरेंस या लैगिंग दिखा रहे हैं। फिर आगे आता है कि जो हमने प्लॉट कर दिया एक अगला ग्राफ, जो कि होगा वैलिडेशन कर्व फॉर रैंडम। ये भी वही ग्राफ है जो कि स्कोर और मैक्सिमम डेप्थ के बीच में आपस में लैगिंग दिखाता है। तो ये चीज़ ये जा रही है, ये चीज़ ये जा रही है। तो सबसे ज़्यादा लैगिंग पॉइंट का एरिया ये यहाँ पे है। मीन्स जितना ही आगे इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे उतना ही आगे ये लैगिंग को बढ़ाता जाएगा। मीन्स डेप्थ और स्कोर के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती जा रही है। अब हमारा अगला होगा क्या कि पैरामीटर, जो भी पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स के बारे में भी एक बार थेसिस कर लेते हैं कि पैरामीटर हमारे कौन कौन से हैं और किनकी क्या वैल्यू है। उसके बारे में एक बार हम लोग पूरा का पूरा ग्राफ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और ये लाइन जो है ये फीचर के बारे में प्लॉट ग्राफ करेगी कि कौन सा फीचर कितना यूज़फुल है। तो बस अब हमारा मॉडल ख़त्म हो चुका है। एक ये भी है कि आप पर्टिकुलर किसी भी फीचर के बारे में भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, जो कि इसमें और इसमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन ये है कि आपको फ्यूचर और वेरियस पॉइंट्स के बीच में ये देखने को मिलेगा ग्राफ। बाकी आगे आप करना चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आप लोगों के लिए मिनी प्रोजेक्ट के लिए तो इतना ही सफिशिएंट है कि आप लोग यहाँ पे वेरिएंस इम्पॉर्टेंट फीचर्स और वेरिएबल इम्पॉर्टेंस के बीच में ग्राफ तक क्रिएट कर दे। यहाँ तक हमने आपको दिखाया वीडियो, और आई थिंक हर लाइन आपको क्लियर और विजिबल हो रही होगी। जहाँ से भी जो भी आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम आपकी हेल्प अच्छे से कर सकें, और कमेंट बॉक्स का रिप्लाई जल्द से जल्द किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ।